गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे और नेक्स्ट फाइलम है एस्केहेलमिन्स या फिर इसका दूसरा नाम है नेमेटीहेलमिन्स। ठीक है, एस्केहेलमिन्स बोले या हम उसको नेमेटीहेलमिन्स बोले। ठीक है, तो नेमेटीहेलमिन्स जो टर्म है वो पुरानी टर्म है। ठीक है, और एस्केहेलमिन्स जो है वो नेमेटीहेलमिन्स को चेंज करके रखी गई है। ठीक है, नई टर्म है। नेमेटीहेलमिन्स की जगह अब इसका नाम है एस्केहेलमिन्स। ठीक है, और जो टर्म नेमेटीहेलमिन्स है वो एक साइंटिस्ट हैं जीजेन बोर, जिनका नाम पहले भी आया था, जीजेन बोर। इन्होंने सबसे पहले ये टर्म दी थी नेमेटीहेलमिन्स, proposed the term नेमेटीहेलमिन्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस फाइलम का नाम था नेमेटीहेलमिन्स। फिर नेमेटीहेलमिन्स को चेंज किया गया और उसका नाम रखा गया एस्केहेलमिन्स। और एस्केहेलमिन्स जिन साइंटिस्ट ने टर्म दी वो हैं ग्रोबेन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नेमेटीहेलमिन्स को चेंज किया और इसका नया नाम दिया एस्केहेलमिन्स। ठीक है, propose the term एस्केहेलमिन्स। ठीक है, एस्केहेलमिन्स। ओके, वैसे कुछ साइंटिस्ट जो हैं इस एस्केहेलमिन्स को सुपर फाइलम मानते हैं। ठीक है, और इसको फिर 5 फाइलम में डिवाइड किया गया है। कुछ साइंटिस्ट जो हैं इसे फाइलम मानते हैं और फिर इसको 5 क्लास में डिवाइड करते हैं एस्केहेलमिन्स को। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उसको इनको अलग अलग हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। कुछ साइंटिस्ट एस्केहेलमिन्स को क्या मानते हैं, सुपर फाइलम मानते हैं, और फिर सुपर फाइलम एस्केहेलमिन्स को फिर डिवाइड किया गया है 5 क्लासेज के अंदर। वो हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब लिखेंगे कौन कौन सी क्लास हैं इसके। ठीक है, और लगभग इस फाइलम में 15,000 स्पीसीज हैं। ठीक है, इंक्लूड्स अबाउट 15,000 स्पीसीज। 15,000 स्पीसीज इस फाइलम के अंदर है। ठीक है, तो अब हम इसका जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो पढ़ते हैं कि फाइलम एस्केहेलमिन्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं या जनरल फीचर्स क्या हैं इसके। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स की हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैबिटेट, क्योंकि ये जो इस फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो इस फाइलम में भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्पीसीज हैं, मोस्टली कैसी हैं, पैरासिटिक हैं। मोस्टली कैसे हैं, पैरासिटिक हैं। और इसके अलावा कुछ एक जो हैं वो फ्री लिविंग है एंड सम आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग वो होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, किसी दूसरे स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ किसी एसोसिएशन में ना रहें, मिल के ना रहें उसके साथ, वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो सरवाइव करते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो जीते हैं। ठीक है, तो फ्री लिविंग की अगर हम बात करें तो फ्री लिविंग जो हैं वो कुछ जो फ्री लिविंग एंड ऑर्गेनिजम्स हैं, एस्केहेलमिन्स हैं, वो टेरेस्ट्रियल हैं। ठीक है, सोइल के अंदर मिलेंगे। कुछ जो हैं वो मैराइन भी हैं, जो मैराइन वाटर में मिलेंगे। ठीक है, सीज ओशियंस के अंदर मिलेंगे। और कुछ एक जो हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलेंगे, जैसे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उनके अंदर। ठीक है, तो फ्री लिविंग में कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ मैराइन हैं और कुछ फ्रेश वाटर के अंदर रहेंगे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में ज़्यादातर जो है वो सॉइल के अंदर मिलेंगे आपको। इसके अलावा पैरासिटिक जो राउंड वॉर्म है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और रह गई यहाँ कि एस्केहेलमिन्स और फाइलम एस्केहेलमिन्स या नेमेटीहेलमिन्स को हम क्या बोलते हैं,
द राउंड वॉर्म, ये चीज़ आपको लिखनी रहेगी। क्या बोलते हैं ना हम, द राउंड वॉर्म, ये। तो फाइलम एस्केलमेंथ को हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, बॉडी स्ट्रक्चर, क्रॉस सेक्शन जो है वो कैसा होता है इनका, सर्कुलर होता है, राउंडेड होता है, इसलिए इनको राउंड वॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे प्लेटल में इसको फ्लैट वॉर्म बोला था हमने, इनको राउंड वॉर्म बोला जाता है। अब पैरासिटिक जो राउंड वॉर्म्स हैं वो कई तरह की सीरियस डिजीज कोज करते हैं एग्रीकल्चर में, वेटनरी के अंदर, और ह्यूमन जो हेल्थ है उसको भी ये डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, पैरासिटिक राउंड वॉर्म कॉज सीरियस डिजीज या सीरियस एग्रीकल्चरल, वेटनरी एंड ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम। सीरियस एग्रीकल्चरल, ठीक है, वेटनरी एंड ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम। तो पैरासिटिक वॉर्म एग्रीकल्चर जो है, प्लांट्स जो क्रॉप्स जो हमारे, उसमें भी कई तरह की डिजीज़ कोज करते हैं। वेटनरी जो हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर भी ये गाय, जैसे काउज हैं, बफेलोज हैं, या दूसरे और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ये डिजीज़ कोज करते हैं। ऐसे ही कुछ एक जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी डिजीज़ कोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है इसका बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म कैसी है इनकी? बॉडी फॉर्म की अगर हम बात करें तो कॉमनली कैसे हैं ये, कॉमनली इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल है, इलोंगेटेड है, और इलोंगेटेड होने के साथ साथ में एंड्स जो हैं इसके वो टैपरिंग मिलते हैं। ठीक है, इलोंगेटेड, टैपरिंग एट बोथ एंड्स। ठीक है, दोनों एंड जो होंगे उसके वो कैसे होंगे, टैपरिंग होंगे, पॉइंटेड होंगे। मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है उनके जो एंड है वो पॉइंटेड है। ठीक है, टैपरिंग है। इसके अलावा जब इनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन लिया जाता है तो ये कैसे नज़र आते हैं, राउंडेड और सर्कुलर नज़र आते हैं। ठीक है, जब हम इनको ट्रांसवर्सली या क्रॉस सेक्शन बीचों बीच जब हम इनको बॉडी को कट करके देखते हैं, ठीक है, तो ये राउंडेड और सर्कुलर जो है नज़र आते हैं। इन क्रॉस सेक्शन बॉडी अपीयर्स राउंडेड और सर्कुलर। ठीक है, कैसी नज़र आती है बॉडी क्रॉस सेक्शन, जब हम इनका कट करके देखें तो बॉडी कैसी नज़र आती है, राउंडेड और सर्कुलर नज़र आती है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन जैसे हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म जो है इस तरह से हो, और इसकी जो ऐसे बॉडी होगी, इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम एस्कैरिस बोलते हैं, और एस्कैरिस की जो इस तरह से बॉडी होगी वो कैसी होगी, राउंड इलोंगेटेड और टैपरिंग एंड होंगे उसके। ठीक है, लेकिन जब हम इसको इस तरह से बीचों बीच कट करते हैं, इसको इस तरह से क्रॉस सेक्शन जब इसका कट करते हैं तो इसकी जो बॉडी है, ऐसे जब हमने इसको कट किया तो इसकी बॉडी जो है हमें कैसी नज़र आती है, अंदर से ऐसे राउंडेड जो है वो नज़र आती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, राउंड वॉर्म जो है वो भी बोला जाता है इनको। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बॉडी इनकी मोस्टली सिलेंड्रिकल है और इलोंगेटेड। तो इलोंगेटेड बॉडी है, टैपरिंग इसके एंड्स हैं, और जब हमने इसको ऐसे कट किया है तो हमें अंदर क्या नज़र आता है, ऐसे क्रॉस सेक्शन नज़र आता है इसका। ठीक है, इस तरह से जब हम इसको ऐसा बीचों बीच कट करते हैं तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन।
और क्रॉस सेक्शन में ये राउंडेड नजर आता है, इसलिए इनको राउंड वॉर्म भी बोला जाता है। अच्छा, इसके अलावा राउंडेड और सर्कुलर, सो दे आर कॉल्ड राउंड वॉर्म, सो दे आर कॉल्ड राउंड वॉर्म। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट फीचर है सिमेट्री। सिमेट्री कैसी होगी इनकी? राउंडेड बॉडी होने के, सिलेंड्रिकल बॉडी होने के बाद भी जो इनकी सिमेट्री है वो कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री है इनकी। ठीक है, बॉडी सिलेंड्रिकल है लेकिन फिर भी इनकी बॉडी, इनका जो सिमेट्री है वो कैसी है? बाइलेटरल है। क्योंकि ऑर्गन का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इसी तरह से है कि बॉडी को सिर्फ हम एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एस्केल मीन्स के अंदर या राउंड वॉर्म के अंदर, वो है प्रिमिटिव ऑर्गन सिस्टम लेवल। प्रिमिटिव ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, अब तक जो फ्लैट वॉर्म में जो हमने पढ़ा था वो कैसा था? ऑर्गन लेवल का था, लेकिन अब यहाँ पर कौन सा स्टार्ट हो गया है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। वो प्रिमिटिव फॉर्म है कि अब यहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल की शुरुआत हो गई है एस्केल मीन्स से। ठीक है, इसके बाद बॉडी प्लान कैसा होगा इनका? ठीक है, तो बॉडी प्लान कैसा होगा इनका? प्लेटियल मीन्स में जो बॉडी प्लान था वो कैसा था? ब्लाइंड सैक था, लेकिन यहाँ पर जो बॉडी प्लान होगा वो कैसा होगा? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होगा। ठीक है, बॉडी प्लान कैसा होगा? ट्यूब विद इन ए ट्यूब। मतलब कि यहाँ पर दो ओपनिंग होंगी, एनस होगा और माउथ होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अपनी एक अलग ट्यूब होगी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलावा बॉडी वॉल जो है वो एक अलग ट्यूब फॉर्म करेगी। तो दो ट्यूब हो जाएंगी। बॉडी वॉल जो ट्यूब फॉर्म करेगी उसके अंदर ही जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी ट्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉडी प्लान है वो कैसा हो गया है? ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान हो गया। ठीक है, याद रखना आपको। कंपेयर करते चलना है कि प्लेटल मेंस में ये बॉडी प्लान कैसा था? ब्लाइंड सैक था, यहाँ पर कैसा हो गया है? ट्यूब विद इन ट्यूब हो गया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम प्लेटियल मीन्स में तो वहाँ कैसा था? ऑर्गन लेवल था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया है? ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और जो प्लेटियल मीन्स है उनमें जो सिमेट्री थी वो कैसी थी? उनमें सिमेट्री बाइलेटरल थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल है। अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर जो है वो है जम लेयर। और जम लेयर यहाँ पर कितनी है? 3 है। तो एस्केल मीन्स कैसे हो गए हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स विथ 3 जम लेयर्स, विथ 3 जम लेयर्स। ठीक है, तो 3 जम लेयर्स होंगी यहाँ पर इनके पास, और 3 जम लेयर कौन कौन सी होंगी? एक होगी एक्टोडर्म, ठीक है, एक होगी मीजोडर्म, और एक जो लेयर होगी वो होगी एंडोडर्म। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है तो अब वहाँ 3 लेयर बनने लग जाती हैं, और इन तीनों लेयर से मिलकर ही अलग अलग टाइप के जो ऑर्गन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे वो बनेंगे। ठीक है,
तो एक्टोडर्म कैसी होगी, आउटर, ये कैसी होगी, मिडिल, और ये कैसी होगी, इनर। ठीक है, इनर जो जर्म लेयर होगी वो एंडोडर्म, और आउटर जो जर्म लेयर होगी वो एक्टोडर्म, और जो इन दोनों के बीच में जो जर्म लेयर होगी वो होगी मीजोडर्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फीचर हम पढ़ते हैं सीलोम, कि सीलोम इनके पास है या नहीं है, ये जो बॉडी कैविटी इनके पास है या नहीं है। सीलोम या हम बोले उसे बॉडी कैविटी। ठीक है, सीलोम की अगर हम बात करें तो ये कैसे हैं, इनमें कैसा सीलोम होता है, सूडोसीलोम होता है। ठीक है, हैव सूडोसीलोम, सूडोसीलोम। ठीक है, सूडोसीलोम बोलें या फॉल्स सीलोम बोलें उसको। ठीक है, तो जिन इनमें सूडोसीलोम है तो इनको क्या बोलेंगे हम, सूडोसीलोमेट बोलेंगे। ठीक है, organisms called pseudocoelomate, सूडोसीलोमेट। तो एस्केलमिंथ कैसे हैं, सूडोसीलोमेट है, इनके अंदर सूडोसीलोम है या फॉल्स सीलोम है। जो बॉडी कैविटी है या जो सीलोम है वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, और दूसरा जो ये बॉडी कैविटी जो डेवलप हुई है वो एम्ब्रियो के ब्लास्टोसील से डेवलप हुई है, ये उसी से बनी है। ठीक है, तो यह एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सूडोसीलोम के अंदर लाइनिंग जो है उसकी वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। ठीक है, सीलोम इज नॉट लाइंड विद या लाइंड बाय मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। और ये जो बॉडी कैविटी या जो सीलोम है, सीलोम या बॉडी कैविटी, तो फिर ये कैविटी बनी कैसे है, ये कैविटी बनी है एम्ब्रियो के ब्लास्टोसील से। ठीक है, इज डेवलप्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, और जैसे ये जाइगोट हो, हम ब्लास्टोसील की बात करें तो कैसे बनेगा ब्लास्टोसील, मान लीजिए ये जाइगोट हो, फर्टिलाइजेशन के बाद में ये क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है। और ये जाइगोट जो है अब क्या करेगा, ऐसे डिवाइड करेगा। ठीक है, डिवाइड करेगा, 2 सेल बनेंगे इसकी, ये डिवाइड कर जाएगा, ऐसे 2 बनेंगे, फिर 2 से इसके अंदर कितने बन जाएंगे, ऐसे ऐसे ये 4 सेल बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, 4 से फिर इसमें 8 बनेंगे, 8 से 16, 32, ऐसे ऐसे क्या होंगे, ये बनते जाएंगे। और धीरे 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 इनके अंदर बहुत सारी जो सेल्स हैं वो इकट्ठा हो जाएंगी, ऐसे बहुत सारे सेल्स जो हैं वो बन जाएंगे। अब ये सेल जो हैं वो शिफ्ट होंगे, और शिफ्ट होके अंदर क्या बना लेंगे, एक कैविटी जो है वो बना लेंगे। तो कुछ सेल तो जो होंगे वो एक लाइन में ऐसे बाहर की लाइन बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे ये सेल जो है ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे अंदर, और इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। इन सेल को क्या बोलते हैं हम, ब्लास्टोमियर। ठीक है, ये ब्लास्टोमियर ऐसे शिफ्ट होंगे और एक लेयर ये बन जाएगी, और ये एक सेल का अंदर मास बन जाएगा। ठीक है, ये सेल का मास होगा। अब इसे हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। ये जो कैविटी होगी, ठीक है, ये क्या होगी, ब्लास्टोसील होगी, ब्लास्टोसील। और जो ये पूरी स्ट्रक्चर होगी इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला।
ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, ब्लास्टूला। फिर इससे आगे गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगा, नए और जर्म लेयर्स बनेंगे और ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो केविटी होगी ये क्या होगी, ब्लास्टोसील होगी। और ये केविटी ही जब ऑर्गेनिज्म पूरा डेवलप होता है तो एज ए सिलोम बच जाती है, ठीक है, रह जाती है ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में एस्केलेमेंट के टाइम। और इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सूडोसिलोम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मीजोडर्म के स्प्लिट होने से ये केविटी नहीं बनी है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये होगी ब्लास्टोसील और यही केविटी आगे इसके अंदर प्रशिष्ट रह जाती है एस्केलेमेंट में जब ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है तब, ठीक है। तो ये जो सूडोसिलोम होगा, ये जो ब्लास्टोसील आगे चल के जो सूडोसिलोम बनेगी, उस सूडोसिलोम के अंदर क्या भरा होगा, सूडोसिलोमिक फ्लूइड भरा होगा, जिसको हम हाइड्रोलिम्फ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सूडोसिलोम इज फिल्ड विद, ठीक है, इज फिल्ड विद सूडोसिलोमिक फ्लूइड, सूडोसिलोमिक फ्लूइड, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम, सूडोसिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं उसको। अच्छा, सूडोसिलोमिक फ्लूइड बोलें या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोलिम्फ बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिम्फ भी बोला जाता है इसको, सूडोसिलोमिक फ्लूइड को। और जो ये सूडोसिलोमिक फ्लूइड है ये एक हाइड्रेटिक स्केलेटन की तरह काम करता है, बॉडी की शेप जो उसको मेंटेन रखने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और जो स्केलेटन है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है, वो बनाता है, मतलब बॉडी की शेप को मेंटेन रखने का काम भी ये करता है, हाइड्रोलिम्फ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैं लिख देता हूँ, चलो, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, और दूसरा फॉर्म या मेंटेन बॉडी शेप, मेंटेन बॉडी शेप, जिसको हम हाइड्रेटिक स्केलेटन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है उसकी वो देखते हैं हम, कौन सा फीचर है नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो है सेगमेंटेशन, ठीक है, नेक्स्ट फीचर कौन सा है, सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, बॉडी में किसी तरह के कोई सेगमेंट्स नहीं है, ठीक है, सेगमेंटेशन एब्सेंट। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है सिफेलाइजेशन। नेक्स्ट फीचर कौन सा होगा, सिफेलाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हेड, और यहाँ पर डिस्टिंक्ट हेड जो है वो अभी विजिबल नहीं है, मत, और यहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर जो रीजन है उसके, वहाँ पर भी अभी कोई क्लियर का डिफरेंशिएशन नहीं है। तो हेड जो है अभी यहाँ नहीं है, डिस्टिंक्ट हेड नहीं है, डिस्टिंक्ट हेड इज नॉट विजिबल, ठीक है, डिस्टिंक्ट हेड अभी नहीं है यहाँ पर। और एंटीरियर और जो पोस्टीरियर रीजन्स हैं उनमें अभी लिटिल डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन माउथ जो है वो एक एंड पे प्रेजेंट है, और उसे एंड को हम क्या बोल देते हैं, फिर एंटीरियर रीजन बोल देते हैं। माउथ इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर रीजन या एट द एंटीरियर रीजन, एट द एंटीरियर रीजन, एंटीरियर रीजन जो है उस पर माउथ है, और माउथ की डायरेक्शन जो है, जिधर बॉडी चलेगी माउथ जो है उधर रहेगा। तो जिधर बॉडी माउथ रहेगा मूवमेंट के टाइम पे, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एंटीरियर एंड बोल देते हैं, या एंटीरियर साइड बोल देते हैं उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट फीचर जो है वो है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस की अगर हम बात करते हैं
तो अपेंडेजेस एब्सेंट है, यहाँ पर किसी तरह के कोई अपेंडेज नहीं है, यहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट फीचर जो है, जैसे बात करें हम स्केलेटन की, स्केलेटन सिस्टम है नहीं है, तो स्केलेटन सिस्टम वैसे तो इनके अंदर क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। क्या है स्केलेटन सिस्टम, एब्सेंट। लेकिन हाइड्रोलिम्फ जो है, ठीक है, सूडोसीलोम के अंदर वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की तरह काम करता है, ठीक है। हाइड्रोलिम्फ प्रेजेंट इन सूडोसीलोम ठीक है, हाइड्रोलिम्फ प्रेजेंट इन सूडोसीलोम functions as hydrostatic skeleton, functions as hydrostatic skeleton, ठीक है। और इस हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन मतलब इस हाइड्रोलिम्फ की वजह से बॉडी की जो शेप है वो मेंटेन रह जाती है, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक जो ये हाइड्रोलिम्फ है, ये बॉडी पे प्रेशर लगाएगा बॉडी वॉल पे, तो उससे बॉडी शेप जो है वो मेंटेन रहेगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर होगा वो होगा हमारा बॉडी वॉल। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि स्केलेटन नहीं है, एब्सेंट है, अपेंडेजेस भी इनके पास नहीं है, सेगमेंटेशन भी नहीं है, और सिफिलाइजेशन जो है उसमें हेड अभी डिस्टिंक्ट नहीं है। क्लियरली हेड जो है हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये पार्ट हेड है, ये नेक है, या ये बॉडी है, टेल है, ये ऐसे उसमें कोई डिवीजन नहीं है अभी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं बॉडी वॉल। बॉडी वॉल कैसे होगी, कौन कौन सी लेयर्स उसमें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो बॉडी लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, बॉडी में 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं उसकी, उनके नाम देखते हैं हम, ठीक है। 3 लेयर, बॉडी वॉल 3 लेयर्ड है, और 3 लेयर जो बॉडी वॉल है उसके अंदर एक तो क्यूटिकल है, ठीक है, एक एपिडर्मिस है, और एक जो थर्ड लेयर है वो है मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर, ठीक है, मस्कुलर लेयर। तो क्यूटिकल की अगर हम बात करें तो नॉन सेलुलर है, ठीक है। क्यूटिकल कोई सेल की लेयर नहीं है, नॉन सेलुलर। ये एक प्रोटीन है स्क्लेरोप्रोटीन, उसकी बनी होती है, नॉन सेलुलर स्क्लेरोप्रोटीन, ये लेयर उसकी बनी होती है, ठीक है, इसलिए लिखा है नॉन सेलुलर। इसके बाद ये जो क्यूटिकल है ये आउटर मोस्ट है और एपिडर्मिस को कवर करती है, ठीक है, कवर एपिडर्मिस, ठीक है, मतलब एपिडर्मिस के ये बाहर है। और सबसे आउटर जो लेयर है वो कौन सी होती है, क्यूटिकल होती है। ये हाईली रेजिस्टेंट है एनवायरनमेंट से, मतलब ये क्यूटिकल जो है उस पर एनवायरनमेंट का ज़्यादा असर नहीं होता है, और ऑर्गेनिज्म को ये बचा लेती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। रेजिस्टेंट टू एनवायरनमेंट, ठीक है, इसके ऊपर एनवायरनमेंट का ज़्यादा असर नहीं होता है। फिर एपिडर्मिस की देखते हैं हम। एपिडर्मिस जो है वो कैसी है, सेलुलर है, एपिडर्मल सेल की लेयर है ये, ठीक है। कॉमनली सिंसिटियल है, ये आपको याद रखना है, कॉमनली सिंसिटियल, सिंसिटियल मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कैसे आई है, कई सारे सेल के फ्यूज होने से एक सेल बन गई और उसमें कई जो सेल हैं उसके न्यूक्लियस अंदर हो गए, और कई सेल के न्यूक्लियस होने की वजह से उसमें क्या बोलते हैं हम उसको, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसिटियल कंडीशन होती है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड लेवल क्या बोलते हैं उनसे, सिंसिटियल, मतलब बहुत सारे उसके अंदर न्यूक्लियस होंगे, और जो एपिडर्मल सेल्स हैं या जो एपिडर्मिस जो है ये कई सेल के फ्यूजन से बनी होती है, ठीक है।
नेक्स्ट जो लेयर है वो है मस्कुलर, और ये जो लेयर है वो इस एपिडर्मिस के नीचे है, प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस, मतलब मस्कुलर लेयर जो है वो सबसे अंदर है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, इसमें सिर्फ एक ही मसल टाइप है और वो है लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स, इसमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स होंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने प्लेटल मेथ पढ़ा था उसमें 3 टाइप के पढ़े थे हमने, सर्कुलर, ऑब्लिक, लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मस्कुलर जो लेयर है उसमें कैसे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक बार हम इसका डायग्राम जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से जो बॉडी वॉल है, एस्कैरिस जो है, जो कि एक नेमेटोडर्मिस है, राउंड वॉर्म है, उसकी बॉडी का टीएस है। ये बॉडी वॉल का टीएस एक छोटा सा पोर्शन है बॉडी वॉल का। ठीक है, टीएस ऑफ बॉडी वॉल, ये एक पोर्शन जो है वो है यहाँ पर। तो ये जो लेयर है यहाँ, ये वाली, ठीक है, ये लेयर कौन सी बेटा, क्यूटिकल की लेयर होती है। ठीक है, ये कौन सी लेयर है, क्यूटिकल। क्यूटिकल में ये जो लेयर बच गई बीच वाली, ये जो आपको ये दिख रहे हैं, ये सब क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है ये, जिसमें ये सारे क्या हैं, न्यूक्लियस हैं। ये इतने सारे न्यूक्लियस हैं इसके अंदर। और ये एक लेयर जो बच गई ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो क्यूटिकल के नीचे है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, ये लेयर कौन सी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब ये वाली जो लेयर है ये कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल मसल, मतलब मस्कुलर लेयर है ये, मस्कुलर लेयर है। ठीक है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स है। लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, देखो ये लंबाई में लॉन्गिट्यूडनल है, ये सब में ये न्यूक्लियस होंगे, ये सब क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये है डोर्सल नर्व कॉर्ड। ठीक है, डोर्सल नर्व कॉर्ड है ये। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, इसके बाद ये स्ट्रक्चर आपको दिख गई, ये बॉडी वॉल का एक पोर्शन है। एस्कैरिस की जो बॉडी वॉल है ये उसका एक पोर्शन है, जिसमें ये जो लेयर है ये क्यूटिकल, इसके नीचे एक छोटी सी हल्की पतली जो लेयर होगी जिसके ऊपर ये क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे और इस मस्कुलर लेयर के बीच में एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। सेंसिटियल है, बहुत सारे ये सब क्या है, न्यूक्लियस इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। और ये सब क्या है, मसल फाइबर्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल है, लंबाई में है। ठीक है, शेप कैसी है इनकी, लॉन्गिट्यूडनल है। और ये जो लेयर होगी ये होगी मस्कुलर लेयर। ठीक है, यहीं पर बीचों बीच यहाँ क्या होगा, बीच में डोर्सल नर्व कॉर्ड जो है वो नज़र आता है हमें। ठीक है, और ये सेल यहाँ से आपस में जुड़ी होगी। ये एक मस्कुलर जंक्शन होगा, यहाँ पर नर्व्स और मसल्स के बीच में यहाँ पर क्या होगा, कि ये जंक्शन होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा ये। ठीक है, और इसके बाद भाई ये तो है बॉडी वॉल की बात। इसके बाद आएंगे इसके सारे सिस्टम्स, जिसमें डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके।
थैंक यू।